जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में। दोस्तों 400 प्रश्नों के एमसीक्यू की सीरीज में आज हमारा 8वां क्लास है। 8वें क्लास के अंतर्गत दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले की जो वीडियोज़ पढ़ी हैं आप उसमें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी रस नाम से प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के इसके पहले की वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम अपने 8वें क्लास में 176 नंबर से प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव किस तत्व पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिया गया है शारीरिक सौंदर्य और प्रेम, मानसिक संतुलन और शांति, आक्रोश और संघर्ष, चौथा ऑप्शन है युद्ध और वीरता। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक सौंदर्य और प्रेम। दोस्तों बताना चाहेंगे आप इसको जो है ऑडियो हमारी म्यूट करके आप एक तरीके से सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं कॉपी और पेन लेकर के, और कमेंट में हमें बता सकते हैं 25 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगर इसकी व्याख्या की बात करें दोस्तों, श्रृंगार रस का जो उद्दीपन विभाव था शारीरिक सौंदर्य और प्रेम पर निर्भर करता है, और यह रस प्रेम और आकर्षण की भावना को उत्पन्न करता है तथा सौंदर्य का प्रतिमान जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार कौतुक रस का उद्दीपन विभाव किस प्रकार से व्यक्त होता है? दोस्तों यहाँ पे कौतुक नया शब्द प्रयोग किया गया है। ये जो शब्द है कौतुक, ये नया शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कौतुक ये शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किया गया? तो दोस्तों ये अद्भुत की जगह कौतुक का प्रयोग कर दिया गया है। ये कौतुक अद्भुत का पर्यायवाची है। इस प्रकार का दोस्तों बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं। कौतुक रस का उद्दीपन विभाव किस प्रकार से व्यक्त होता है? तो अद्भुत है तो आश्चर्य की बात इसमें की गई होगी, तो उसके उद्दीपन विभाव आश्चर्य से संबंधित होंगे। तो ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों, वीरता और साहस, सौंदर्य और आकर्षण, आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित घटनाओं के माध्यम से, भय और आतंक। तो दोस्तों अद्भुत है तो आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित घटनाओं का ही माध्यम होगा उद्दीपन विभाव। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अगले क्रम में चलते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार वीर रस के आलंबन विभाव में कौन सा तत्व शामिल होता है? दोस्तों शौर्य और साहस ऑप्शन दिया गया है, शोक और दुख, प्रेम और आकर्षण, भय और आक्रोश। दोस्तों हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप समझ लीजिए कि 175 प्रश्नों से ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो वही है कि मिला जुला कर इतना 150 से ऊपर प्रश्नों को हम लोग जब अभ्यास कर लिए हैं, तो मिला जुला कर हमें प्रश्न पढ़ने से, ऑप्शन देखने से मात्र से ही व्याख्या की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमें ऑप्शन सही पता चल जा रहा है। तो इसमें दोस्तों वीर रस की बात की गई तो शौर्य साहस, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्रम में देखते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र के अनुसार विभत्स रस के अस्थायी भाव के रूप में घृणा कैसे उत्पन्न होती है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया मानसिक शांति और संतोष से, शारीरिक विकृति और मानसिक विकृति से, प्रेम और सौंदर्य से, शौर्य और संघर्ष से। दोस्तों विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है, ये इसमें घृणा कैसे उत्पन्न होती है? इसमें घृणा जो है तो यह शारीरिक विकृति और मानसिक विकृति से उत्पन्न होती है। यह दर्शकों में घृणा और विकृति की भावना को उजागर करता है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अगले क्रम में देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है नाट्य शास्त्र में अद्भुत रस के उद्दीपन विभाव में कौन सा तत्व कार्य करता है? दोस्तों अद्भुत रस की बात की गई है। युद्ध, ऑप्शन जो दिया गया है युद्ध और संघर्ष, अप्रत्याशित घटनाएं और चमत्कारिक दृश्य, प्रेम और सौंदर्य, शौर्य और साहस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है दोस्तों। अगले क्रम में देखते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार संचारी भाव का कार्य किस प्रकार रस के अनुभव को गहरा करता है? नाट्य शास्त्र के अनुसार संचारी भाव का कार्य किस प्रकार रस के अनुभव को गहरा करता है? जो ऑप्शन दिया गया है, यह केवल अस्थायी भावों को व्यक्त करता है, यह अस्थायी भाव को अस्थायी रूप में व्यक्त करता है, यह अस्थायी भाव के साथ जुड़कर रस के प्रभाव को तीव्र करता है, यह अस्थायी भावों के विपरीत होता है। दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। यह अस्थायी भाव के साथ जुड़कर रस के प्रभाव को तीव्र करता है।
दोस्तों कई बार हमने बताया कि संचारी भाव कुछ नहीं है, संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति, भरत मुनि ने इसको पानी के बुलबुलों की भांति बताया है। पानी के बुलबुलों की भांति उठता है, विलीन होता रहता है। इसका सिर्फ एक ही काम है कि यह अस्थायी भाव को तीव्रता प्रदान करता है, अस्थायी भाव में जुड़कर उसको तीव्रता प्रदान करता है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन सही है, यह अस्थायी भाव के साथ जुड़कर रस के प्रभाव को तीव्र करता है। ठीक है, 182 नंबर है, नाट्य शास्त्र में विभाव का क्या अर्थ है और यह रस के अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन दिया गया, यह केवल संचारी भाव को प्रभावित करता है, यह अस्थायी भाव और उद्दीपन को व्यक्त करता है, यह रस के आलंबन और उद्दीपन को स्पष्ट करता है, यह भावनाओं को की तीव्रता को घटाता है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यह स्थायी भाव और उद्दीपन को व्यक्त करता है। दोस्तों विभाव क्या करता है, स्थायी भाव को और उद्दीपन को व्यक्त करता है। दोस्तों विभाव रस के अनुभव को उत्पन्न करने के दो प्रमुख तत्व होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। यह स्थायी भाव और उद्दीपन को स्पष्ट करता है, जो रस की गहरी अनुभूति को दर्शकों में उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि विभाव रस के अनुभव को उत्पन्न करने के दो प्रमुख तत्व होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, अगले क्रम में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के अनुसार कठिन रस की विशेषता क्या होती है। नाट्यशास्त्र के अनुसार कठिन रस की विशेषता क्या होती है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, पहला, यह बहुत ही आसान और सामान्य भावनाओं को व्यक्त करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह गंभीर और जटिल भावनाओं को व्यक्त करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह केवल कठिन और संतुलन को व्यक्त करता है। चौथा ऑप्शन है, यह हास्य और आनंद की भावना को व्यक्त करता है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यह गंभीर और जटिल भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, जो होता है, यह कठिन रस गंभीर, जटिल और मानसिक रूप से गहरी भावनाओं को व्यक्त करता है, और यह रस अधिक गहरे और विश्लेषणात्मक विचारों के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम एक बार प्रश्न को फिर पढ़ें, नाट्यशास्त्र के अनुसार कठिन रस की विशेषता क्या होती है, बहुत ही आसान और सामान्य भावनाओं को व्यक्त करता है। गलत है, यह गंभीर और जटिल भावनाओं को व्यक्त करता है। कठिन रस यह केवल शांति और संतुलन को व्यक्त करता है, यह हास्य और आनंद की भावना को व्यक्त करता है। दोस्तों कठिन रस की बात की गई है तो यह गंभीर और जटिल भावनाओं से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इसमें सही है। अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र में रौद्र रस का स्थायी भाव किस स्थिति में प्रकट होता है। दोस्तों रौद्र है की बात की गई तो इसमें क्रोध, आक्रोश जरूर शामिल है, तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्रोध और आक्रोश। अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र के अनुसार रस और भाव में क्या अंतर होता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार रस और भाव में क्या अंतर होता है। दोस्तों रस केवल, ऑप्शन 1 जो दिया गया है, रस केवल भावनाओं का मानसिक प्रतिनिधित्व होता है, जबकि भाव शारीरिक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, रस अस्थायी भाव के कारण उत्पन्न होता है, जबकि भाव अस्थायी होते हैं और यह समय के साथ बदलते रहते हैं। रस केवल अस्थायी भाव के रूप में व्यक्त होता है, जबकि भाव सिर्फ दृश्यात्मक होते हैं। यह रस भाव के बिना अस्तित्व नहीं रखता, रस भाव के बिना अस्तित्व नहीं रखता, लेकिन भाव रस के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सही, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर 2। रस अस्थायी भाव के कारण उत्पन्न होता है, जबकि भाव अस्थायी होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। दोस्तों जो होता है, रस अस्थायी भाव से उत्पन्न होता है, जो एक विशेष प्रकार की भावात्मक स्थिति होती है, ठीक है, और भाव अस्थायी होते हैं और वे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्रम में देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में नव रस का संकलन किस प्रकार किया गया है और इसे किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, पहला, यह 7 रसों का एक मिश्रण होता है जिसे केवल काव्य में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, 9 रसों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है लेकिन ये परस्पर विरोधी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, 9 रस एक विशेष प्रकार का रस होता है जो सिर्फ नृत्य में ही व्यक्त किया जा सकता है।
चौथा ऑप्शन 9 रस 7 मुख्य रसों से मिलकर एक नया रस तैयार करता है जिसे नाटक और काव्य दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। दोस्तों 9 रस 7 मुख्य रसों से मिलकर तैयार किया गया है और इसे नाटक और काव्य दोनों में व्यक्त किया जाता है। यह रस जो होता है, यह रस विभिन्न भावनाओं और अनुभवों का संयोजन है जो विशेष रूप से नाट्य शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। दोस्तों अगले क्रम में देखते हैं, नाट्य शास्त्र के अनुसार श्रृंगार रस का अभिव्यक्ति किस प्रकार से दर्शकों में उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया गया केवल शारीरिक आकर्षण और सौंदर्य के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन प्रेम और आकर्षण के माध्यम से जो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर कार्य करता है। केवल मानसिक शांति और संतुलन के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह शोक और दुख की भावनाओं के माध्यम से व्यक्त होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रेम और आकर्षण के माध्यम से शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करता है। ये इसको ना तो प्रेम को शारीरिक ही ले सकते हैं, ना तो केवल मानसिक ही ले सकते हैं। दोनों स्तरों पर जो पूर्ण प्रेम होता है दोस्तों, ये दोनों स्तरों पर काम करता है, शारीरिक और मानसिक। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है, अगले क्रम में चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार रौद्र रस में विभाव किस प्रकार कार्य करता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार रौद्र रस में विभाव किस प्रकार से कार्य करता है। ऑप्शन दिया गया है, यह केवल दृश्यात्मक आक्रोश और नफरत को व्यक्त करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह मानसिक और शारीरिक संघर्ष के माध्यम से दर्शकों को उत्तेजित करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह दुख और शोक के माध्यम से दर्शकों में उत्तेजना उत्पन्न करता है। चौथा है, यह केवल भव्य और आश्चर्यजनक दृश्यों का प्रतीक होता है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यह मानसिक और शारीरिक संघर्ष के माध्यम से दर्शकों को उत्तेजित करता है। दोस्तों रौद्र रस का विभाव मानसिक और शारीरिक संघर्ष के रूप में कार्य करता है, जिससे दर्शकों में क्रोध, आक्रोश और उत्तेजना उत्पन्न होती है और यह एक आक्रामक स्थिति को दर्शाता है जो नाटकीय संघर्षों में प्रकट होता है। ठीक है, अगले क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में आलंबन विभाव के तहत कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है। नाट्य शास्त्र में आलंबन विभाव के तहत कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन दिया गया है, यह रस के उद्दीपन को नियंत्रित करता है, यह अस्थायी भाव को उत्पन्न करने में मदद करता है, यह केवल दर्शकों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, यह अस्थायी भाव के साथ जुड़कर उद्दीपन को प्रकट करता है। दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह अस्थायी भाव को उत्पन्न करने में मदद करता है। आलंबन विभाव की दोस्तों बात की गई है, तो अस्थायी भाव को उत्पन्न करने में मदद करता है। आलंबन विभाव का कार्य अस्थायी भाव को उत्पन्न करने में मदद करना है। यह उन तत्वों का समूह होता है जो अस्थायी भाव के अनुभव को गहरा करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे पात्रों के कार्य और उनके मानसिक दृश्यों को हम समझ सकते हैं उदाहरण के रूप में। ठीक है, अगर अगला हमारा जो प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार संचारी भाव और अस्थायी भाव में किस प्रकार का संबंध होता है। ऑप्शन दिया गया, संचारी भाव अस्थायी भाव को नष्ट कर देता है। दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, पिछले कक्षा में हम इसको कर चुके हैं। संचारी भाव अस्थायी भाव को कमजोर करता है। संचारी भाव अस्थायी भाव के विपरीत कार्य करता है। संचारी भाव अस्थायी भाव के प्रभाव को और गहरा करता है। तो दोस्तों अगर आपको संचारी भाव की परिभाषा पता है, उसका डेफिनेशन पता है, तो आप ऑप्शन को पढ़ते ही तुरंत ऑप्शन नंबर 4 को सही करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नाट्य शास्त्र के अनुसार वीर रस के उद्दीपन विभाव में किस प्रकार की स्थितियां शामिल होती हैं। ऑप्शन दिया गया, संघर्ष और साहस, मानसिक संतुलन और शांति, प्रेम और सौंदर्य, घृणा और विकृति। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। संघर्ष और साहस, वीरता की बात की गई है, तो संघर्ष और साहस वीरता में शामिल होता है। अगला ऑप्शन जो है, नाट्य शास्त्र के अनुसार विभत्स रस का उद्दीपन विभाव किस तत्व के माध्यम से प्रकट होता है। विभत्स रस की दोस्तों बात की गई है यानी घृणा की बात है, जुगुप्सा की। तो इसमें मानसिक शांति, ऑप्शन दिया गया शारीरिक विकृति और अशुद्धि, प्रेम और सौंदर्य, साहस और शौर्य। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है, शारीरिक विकृति और अशुद्धि। इसमें घृणा की बात है। तो दोस्तों इसको पढ़ने से तुरंत पता चल जा रहा है।
दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है और यह किस प्रकार दर्शकों में अनुभव किया जाता है। अद्भुत की बात है दोस्तों, तो तुरंत हम आश्चर्य को पकड़ेंगे, ठीक है, आश्चर्य और विस्मय को। तो इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, दोहा छंद के माध्यम से श्रृंगार रस की भावनाओं को व्यक्त करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन 1 दिया गया प्रियतम मिलन की साधना, कांते की रूप रेखा, प्रेम के रसमय गीत, प्यार में मनमोहक रचना। दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, प्रेम के रसमय गीत। दोस्तों श्रृंगार रस का अनुभव प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य के माध्यम से किया जाता है। दोहा में प्रेम के रसमय गीत और सौंदर्य की भावना को व्यक्त करता है, जो श्रृंगार रस के तत्व को उजागर करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये नेट जेआरएफ लेवल का प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही होगा। चौपाई छंद में अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाव कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया है, शौर्य का प्रतीक, वीरता का आह्वान। दूसरा ऑप्शन है, मन में चुपचाप डर समाया। तीसरा ऑप्शन है, शांति की गहरी नींद। चौथा ऑप्शन, आक्रोश से भरा जोश और गुस्सा। दोस्तों रौद्र की बात है तो क्रोध और गुस्सा से संबंधित होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, आक्रोश से भरा जोश और गुस्सा, ठीक है। अगला क्रम है, दोहा छंद में वीर रस का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा भाव सर्वोत्तम होगा। ऑप्शन दिया गया, युद्ध भूमि पर घमासान की धूम। दूसरा ऑप्शन, शांति का प्रतीक, युद्ध में हर विजय। तीसरा ऑप्शन है, वीरता में हर्ष और समर्पण। चौथा ऑप्शन, साहस की प्रेरणा हर कदम में। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद जो ज्यादा रोमांचकारी लग रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है, युद्ध भूमि पर घमासान की धूम। तो दोस्तों ये वीर रस का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोत्तम भाव होगा। वीर रस का उद्देश्य दोस्तों होता है शौर्य, साहस और संघर्ष की भावना को व्यक्त करना। यह युद्ध भूमि पर घमासान की धूम वीर रस के तत्वों को दर्शाता है, जो युद्ध और साहसिक कार्यों को प्रकट होता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, चौपाई छंद में भयानक रस का भाव किस प्रकार अभिव्यक्ति होता है, ठीक है। ऑप्शन 1 दिया गया, घना अंधकार और घबराहट का मंजर। भयानक रस यानी डर, भय से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, साहस की ज्वाला, मौत के दरवाजे। तीसरा ऑप्शन है, आत्मविश्वास और उन्नति के पथ पर। चौथा ऑप्शन है, प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन। दोस्तों इसमें अगर डर और भय की बात की गई तो घना अंधकार और घबराहट का मंजर आदमी देखकर डर सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दोस्तों जो हमारा होगा, दोहा छंद में शांत रस की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा भाव उपयुक्त होगा। ऑप्शन 1 दिया गया, मन की गहरी शांति और संतुलन। दूसरा ऑप्शन, घमासान, युद्ध और शौर्य। तीसरा ऑप्शन, मन में विकृति और भय। चौथा ऑप्शन, रहस्यमय और अप्रत्याशित घटनाएं। दोस्तों इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा, शांत रस की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर 1 है, मन की गहरी शांति और संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, चौपाई छंद में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा भाव उपयुक्त होगा। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अद्भुत, आश्चर्य की बात होगी, अप्रत्याशित घटनाओं की अद्भुत लहरें, साहसिक कार्यों में सफलता की गाथा, नारी का सौंदर्य और आकर्षण, प्रकृति के अद्भुत दृश्य। दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, अप्रत्याशित घटनाओं की अद्भुत लहरें। दोस्तों अद्भुत रस आश्चर्य और विस्मय का रस होता है। यह अप्रत्याशित घटनाओं की अद्भुत लहरों में ऐसे तत्व होते हैं जो चमत्कारिक और अप्रत्याशित घटनाओं के माध्यम से अद्भुत रस की अनुभूति प्रदान करते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इस सेशन का लास्ट प्रश्न है ये, दोहा छंद में विभत्स रस के भाव का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। ऑप्शन दिया गया है, घृणा और विकृति का प्रतीक। दूसरा, नारी का सौंदर्य और आकर्षण। तीसरा, आत्मविश्वास की आस्था।
चौथा है प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन। तो दोस्तों विभत्स की बात है, घृणा की बात है तो पता ही पता चल जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, घृणा और विकृति का प्रतीक। तो विभत्स रस का स्थायी भाव दोस्तों घृणा होता है, जो तो हमको पता ही है। घृणा और विकृति का प्रतीक विभत्स रस के तत्वों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है, जो शारीरिक विकृति और मानसिक घृणा से संबंधित होता है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का 8वां सेशन।